सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। सो दोस्तों, कल जो मैंने आपके लिए एनालिसिस वीडियो बनाया था बीपीएससी का जो मेंस का पेपर हुआ 14 दिसंबर को, तो उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कवर कराए थे, कुछ क्वेश्चन रह भी गए थे। तो उस वीडियो के नीचे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि हमें बुक का रेफरेंस लेकर प्रॉपर बताइए कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में वही देखने वाले हैं। तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनके कटिंग्स निकाली है, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहाँ से आपको रेफरेंस बताऊँगा कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो अगर आप अगले साल देने वाले हैं या फिर कॉलेज में हैं तो आपको प्रॉपर आइडिया लगने वाला है कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछता है बीपीएस। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको उसके पास सिलेबस गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ऐसा मतलब प्रॉपर कोई बताता नहीं कि बुक का भाई कौन से बुक से कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ऑलरेडी पूछे गए हैं और कहाँ से आने वाले हैं। तो मेजर जो सब्जेक्ट है आपका उसको कवर कराऊँगा। मेन में कौन सब्जेक्ट है आपके? एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। तो इन तीनों के मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए, उसके साथ साथ अलग अलग रेफरेंसेस कलेक्ट किए हैं आपको बताने के लिए। एंड बाकी के जो सब्जेक्ट हैं आपको तेजस सर करा देंगे। ठीक है, तो इस क्लास के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा इस क्लास के बाद, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने प्रॉपर जो क्वेश्चन आए थे 60 क्वेश्चन मैंने क्लियर करके करेक्शन करके आपको दे दिया टेस्ट के रूप में। जो लोग नए बच्चे हैं आप जाके उसको टेस्ट के रूप में दे सकते हैं, अपना एनालिसिस वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी मेरे पास मिले हैं इसके रिसोर्सेस उसको मैं एज द सोल्यूशन के रूप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आपको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, बहुत अच्छी चीज़ लेकर आ रहे हैं आपके लिए। मेंस मेड इजी का प्रोग्राम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो बने रहिए। बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एग्रोनॉमी स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन इजी जो आया था आपका इरोजन से कि गली इरोजन का एडवांस स्टेज बताइए। तो प्रॉपर जो ये आपका पेज मेंशन मैंने किया हुआ है, पेज नंबर 287 जाके देखेंगे। ठीक है, कौन सी बुक है आपकी? एग्रोनॉमी फैक्ट फॉर कंपटीशन। तो उस बुक में 287 पेज पे आप देखेंगे। ये क्या हो गया, एक सेकेंड, आई थिंक लाइट चली गई क्या? कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लाइट का भरोसा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस पेज में 287 सॉरी, इस बुक में जाकर 287 नंबर पेज पे देखेंगे तो आपको ये पेज मिलेगा जहाँ पे दिया गया कि भाई टाइप ऑफ इरोजन, वाटर इरोजन के बारे में बताया गया है, और सारे टाइप एक ही पेज में मिल जाएंगे। जो मैं 2.5 घंटे का क्लास आपको डाला था मैराथन क्लास, उसमें मैंने ये कवर कराया है। और यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोला था कि भाई अगर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर इरोजन क्या होता है, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है 2020-21 में, जाके देखेंगे आप पेपर। तो उसमें फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर इरोजन के बारे में पूछा गया था। स्प्लैश इरोजन होता है, बल्कि अब पता ही है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं तो आने वाले है ही है। तो ये आपको बताया था कि भाई, तो गली का इन्होंने बोला है एडवांस स्टेज आपका रिवाई नहीं होगा, और एडवांस स्टेज गली किसका है? और रील का है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम रील क्वेश्चन देख के हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहे हैं? पूछा जाए क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी कम बुक्स में मिले। तो ये अरुण खतान सर की जब बुक देखेंगे आप, वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 74। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पूछा जाए क्वेश्चन जो आपकी वैरायटी है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। ये देखो, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया था, तो इसके रेफरेंस लेकर आप पढ़ सकते थे। तो मेजर क्रॉप्स हैं उनसे क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। पैडी तो फिक्स रहता है ही भाई, राइस से क्वेश्चन आने हैं, या तो उसके बारे में पूछेगा या तो उसके इक्विपमेंट के बारे में पूछेगा। फिर अभी ड्रम कल्चर भी पैडी में इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बारे में पूछा क्वेश्चन आया था। और राइस ट्रांसप्लांटर के बारे में क्वेश्चन आया था, जो कि ये आपका कनेक्टेड है किससे? एग्री इंजीनियरिंग से क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन आए थे आपके एग्री इंजीनियरिंग से, और फिशरी से भी 2 डिजीज़ वाले क्वेश्चन आए थे। फॉरेस्ट्री से भी क्वेश्चन था, और सेरिकल्चर से क्वेश्चन था। लैग कल्चर से क्वेश्चन नहीं था। कुछ जैसे इकोनॉमिक्स, आई थिंक एग्री एक्सटेंशन से क्वेश्चन था इसमें, उसकी हम बात दूसरे क्लास में करेंगे। बाकी हम इसमें एग्रोनॉमी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एग्रोनॉमी में क्वेश्चन 3 देखिए, 1 मिनट, क्या पूछ रहे हैं? हाँ, यहाँ पे इफिशियंसी पूछी गई थी, सॉरी, वाटर इफिशियंसी का यूनिट पूछा गया था। तो 440 नंबर पेज पे जाके देखेंगे, जहाँ पे बताया गया है कि वाटर इफिशियंसी का जो यूनिट है यहाँ पे मेंशन आपको मिल जाएगा। तो इसको 2 रूप में हम एक्सप्रेस करते हैं, केजी पर हेक्टेयर mm और केजी पर हेक्टेयर सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे जो लोग एग्ज़ाम देके आएंगे आपको पता होगा भाई कौन सा ऑप्शन था। तो मेन बात होती है कि ऑप्शन अगर रहा होगा तो दोनों तो नहीं रहा होगा, सेंटीमीटर का रहा होगा या फिर आपका mm का रहा होगा। तो इनमें से आपने जो देखा होगा भाई वही करेक्ट है,
जो ऑप्शन था वहाँ पे, ठीक है। ज़्यादातर लोगों ने बोला कि सेंटीमीटर वाला ऑप्शन था, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर क्वेश्चन जो आपकी एग्रोनॉमी में पूछा गया था, कॉटन सीड में एक टॉक्सिक कंपाउंड पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो ये आपका कटिंग्स में है, कहाँ का? ICR का। ICR का ई कोर्स में आके देखेंगे तो कॉटन सीड से ये क्वेश्चन बना था। ये मुझे बुक्स में नहीं मिला तो मैंने वहाँ से उठा लिए। तो गॉसिपल, ये देखो यहाँ पे, तो हाउएवर द सिंस सीड कंटेंट गॉसिपल इट्स टॉक्सिक एंड कैन नॉट बी फीड नॉन रुमिनेंट एनिमल। तो गॉसिपल के बारे में और पढ़ना है तो ये PDF में डाल दूंगा, एज अ ड्राइव के रूप में आप जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्टली मैंने वहाँ से क्वेश्चन डाले हैं, कॉटन सीड में कौन सा एक टॉक्सिक कंपाउंड आता है? गॉसिपल, ठीक है। तो देख रहे हैं, मतलब क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है कि आप नेमरा सुंडा पढ़ रहे हैं तो सारे क्वेश्चन वहीं से फंस जाएंगे या फिर एक बुक से फंस जाएंगे। तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देना पड़ता है इसकी स्टडी के लिए। और पेपर एक तो देखो, अगर ये सिलेबस दे दिए तो बहुत ज़्यादा आसान है। क्या बात है, लाइट आ गई। मतलब है ना, सिलेबस दे दिए तो पेपर बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और वैसे भी ये लोग क्वेश्चन बताते नहीं हैं, इसीलिए थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट हमारे लिए हो जाता है कि भाई आगे क्या पढ़ना है। तो ये चीज़ें आपके लिए हेल्प करेंगी जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो कॉटन सीड के बारे में ये मैंने डाटा आपको बता दिया, ऑलरेडी पढ़ सकते हैं। उसका ड्राइव का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एग्रोनॉमी से पाँचवा जो क्वेश्चन था, यहाँ पे पूछा गया था कि जो शुगर कैन है, एक टाइप है उसका, और वो प्लांट किया जाता है अक्टूबर नवंबर में, महाराष्ट्र की बात हो रही है। और हार्वेस्ट किया जाता है आपका 15 to 16 मंथ में। क्या उसको बोलते हैं भैया? तो टाइप सोइंग मेथड है इसके, टाइम ऑफ सोइंग में अलग अलग मेथड है। पेज नंबर 245 जाके देखेंगे एग्रोनॉमी फैक्ट फॉर कंपटीशन वाली बुक में, तो आपको दिखेगा। देखो, आउटम यानी कि प्री सोइंग, स्टार्टिंग में जब हम इसका बुआई करते हैं, नॉर्थ इंडिया में इन्होंने बताया है कि अक्टूबर में इसकी हम प्लांटिंग करते हैं, ठीक है। और हार्वेस्टिंग 13 to 15 मंथ पे कर लेते हैं। अब स्प्रिंग में यहाँ पे अक्टूबर में राइप हो जाता है। अगर अर्ली मेच्योरिंग की बात हो रही है तो महाराष्ट्र में इसे हम लोग सूरू के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली नाम बता दिया गया है, सूरू, ठीक है। स्पेशली इन महाराष्ट्र हम इसको सूरू के नाम से भी जानते हैं लोकली। तो यहाँ पे मंथ में कन्फ्यूज़न है क्योंकि राइपनिंग इसकी हो रही है अक्टूबर में, और इसकी हम प्लांटिंग अगर हम अक्टूबर में ले रहे हैं तो इसको आउटम या फिर हम प्री सोइंग भी इसको नाम दे सकते हैं। जो लोग अर्धशाली में कन्फ्यूज़न थे, यहाँ पे देखा गया कि भाई ये ज़्यादातर साउथ इंडिया में ग्रो करता है, सही है, लेकिन यहाँ पे प्लांटिंग टाइम थोड़ा सा डिफरेंट है, जुलाई अगस्त के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो कि एग्रोनॉमी में है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का यहाँ पे डायरेक्टली डिफिनेशन पूछा गया था, तो मैंने वहाँ पे वही बुक का डिफिनेशन कटिंग डाल दिया है, पेज नंबर 70 पे जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एग्रोनॉमी में है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो सेल एंड टिश्यूज़ को हम प्रिजर्व करते हैं ना, तो लिक्विड नाइट्रोजन में, तो उसका जो टेम्परेचर बता दिए कि भाई -196 के टेम्परेचर पे इसको स्टोर करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अगर इसको रिवर्स भी करते हैं क्वेश्चन, लाइक कि कौन से कंपाउंड को हम -196 पे स्टोर करते हैं, तो आपका लिक्विड नाइट्रोजन हो जाएगा, और ये प्रोसेस आपका क्रायो प्रिजर्वेशन हो जाएगा। तो ये सेल एंड टिश्यू आपका GP में आ जाएगा, तो ये आपका एग्रोनॉमी में नहीं है। GP वाले क्वेश्चन में आप इसको देख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये नंबर 8 है, लेकिन 7 अभी क्वेश्चन हो चुके हैं एग्रोनॉमी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आपका एग्रोमेट्रोलॉजी का डेफिनेशन दिया गया था, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको सारी चीज़ें मेंशन है जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था क्वेश्चन में, कि एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी में आपका क्या क्या आ जाता है इसमें। देखो, क्रॉप ग्रासेस, ट्रीज़, एनिमल पेस्ट, डिजीज कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी में। बहुत बार लोग स्किप कर देते हैं ऐसे टॉपिक कि मेट्रोलॉजी से क्वेश्चन नहीं बनते। किसी साल नहीं आता है तो उसको छोड़ देते हैं, और अगर किसी साल आ गए तो भाई फुल जोर उस पर रह जाता है कि भाई अब क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से पढ़ना ही पढ़ना है। तो अरुण कहता है सर की जो बुक है वॉल्यूम 1 230 नंबर पेज पे आके आप जाके देख सकते हैं। एग्रोनॉमी में 9वां क्वेश्चन, ड्रम हेड टेक्निक यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। तो ड्रम कल्चर आपका इस्तेमाल होता है राइस में, लो लैंड राइस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इमेज भी आप जाके देख सकते हैं गूगल पे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपका
इकोनॉमी से ही, सॉरी इकोलॉजी से है। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना फूड खुद बनाता है, वेल ग्रो इन इन्वायरमेंट विद लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो होता है कि अच्छे से ग्रो होता है जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होते हैं। तो हेटरोट्रॉप्स का डायरेक्टली यहाँ पे डेफिनेशन दे दिए गए हैं। इकोलॉजी वाले सॉरी अरुण कतन सर की जो बुक है, सॉरी वॉल्यूम नंबर 2, तो उसमें इकोलॉजी वाला टॉपिक जाके पढ़ेंगे तो हेटरोट्रॉप्स का डायरेक्टली यहाँ पे डेफिनेशन बताया गया है। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं उसको। अब स्टार्ट होता है सॉइल साइंस। 10 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन आपका, 2 क्वेश्चन शायद इकोलॉजी से था एक, और एक आपका जीपीबी से था, तो 8 क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि इकोनॉमी से आए हैं। सॉइल साइंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें सॉइल में देखिए, 1 मिनट ये चल क्यों नहीं रहा है। हाँ, तो सॉइल साइंस का पहला क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द रोल ऑफ एलिमेंट लाइक आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर एंड मोलिब्डेनम इन प्लांट। तो देखो यहाँ पे अगर आप अरुण कतन सर की जो बुक है उसमें पेज नंबर 210 पे आके देखेंगे तो डायरेक्टली अलग अलग एलिमेंट को उनको उनके मेजर रोल आपको बता दिए गए हैं। जैसे कि कॉपर है, जिंक है, मैग्नीज है, तो यहाँ पे जाके देखिए तो ये कैटालिटिक एलिमेंट है, लाइक ये इंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, रिएक्शन को और तेज़ कर देते हैं। तो वही क्वेश्चन था, कैटालिटिक इंजाइम एक्टिवेशन को बढ़ाना, तो ये इसके बारे में क्वेश्चन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ चार्ज इज कैरीड बाय बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कोलाइड्स सस्पेंडेड इन सॉइल वाटर। तो ये आपको दिखाता हूँ मैं डायरेक्टली, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं आते, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस है, आई थिंक ये माली सर की किताब है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो उनके पेज नंबर 100 पे आके देखेंगे तो डायरेक्टली जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन वहाँ से उठा कर दिए गए। अब वर्ड टू वर्ड तो नहीं मिलेंगे, है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखो क्या पूछ रहे हैं, सॉइल कोलाइड व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर कैरी, कौन सा इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करता है भैया, आंसर भी निगेटिव इसमें भी है, निगेटिव चार्ज कैरी करता है। क्वेश्चन भी ये भी वही आया था कि व्हाट टाइप ऑफ चार्ज कैरीड बाय बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कोलाइड्स आर सस्पेंडेड इन सॉइल। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा हेर फेर है, लेकिन सेम टू सेम मतलब है, वही सेम मीनिंग निकल रहा है इन दोनों का। समझ रहे हैं कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये आप देखेंगे तो मतलब कि जो आपके DK दास सर की बुक है, और ये इकोनॉमी जो किताब में थोड़ा सॉइल साइंस दिया हुआ है तो उसमें भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पाटिल सर की जो किताब है डायरेक्टली वहाँ के एक्सरसाइज क्वेश्चन उठा के दे दिए हैं। समझ ऐसा कैसा वेरिएशन आ रहा है क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 3 सॉइल साइंस में देखेंगे तो इसी पूछा गया था सॉइल का, गुड मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज प्रैक्टिस के लिए जो सॉइल होती है उसके लिए, जहाँ पे हम इंश्योर कर सकें कि हमारा क्रॉप अच्छे से प्रोडक्शन ले पाए। तो यहाँ पे मुझे इसी सॉइल का ये नहीं मिला, तो अगर किसी को थोड़ा बहुत मतलब कि ध्यान में आ रहा होगा तो मुझे बता सकते हैं कमेंट में, तो उसको मैं एनालिसिस में या फिर एक्सप्लेनेशन में डाल दूँगा। तो ये कटिंग मुझे मिला इसी का, वाटर का जो भी है, कि भाई सैलिनिटी अगर नॉर्मल है, लो है, मीडियम में है, तो क्या वो वाटर सूटेबल होगा कि नहीं। यहाँ पे वाटर की बात हो रही है, मुझे नहीं पता कि सॉइल का पूछा कहते हैं वाटर का, लेकिन यहाँ पे मैंने जो वाटर का मुझे मिला तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अगर नॉर्मल सैलिनिटी होगी तो सभी क्रॉप ग्रो कर जाएंगे सभी सॉइल पे, उसके लिए रेंज दिया गया है इसी का <1.5, ठीक है, 0 से। लो अगर सैलिनिटी होगा तो 1.5 से 3 इसी का वैल्यू होगा, रेंज होगा। मोस्ट क्रॉप ऑन लाइट एंड मीडियम सॉइल, ज़्यादा क्रॉप इस पर सर्वाइव करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है, जो आपकी सॉइल होगी लाइट एंड मीडियम, ठीक है। और गुड ड्रेनेज के लिए ये रेंज दिया गया है 3 से 5, मीडियम सैलिनिटी के लिए वाटर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये तो मैंने इसी बता दिया वाटर के लिए अलग अलग रेंजेस कहाँ पे सूटेबल होगा, हमारा क्रॉप ग्रो होगा। ये इसके लिए रेंज जो आता था आंसर 0.5 से 2, ये करेक्ट इसी के लिए है। तो सॉइल के इसी का एक बार मुझे देखना होगा, उसके बाद ही आपको प्रॉपर बता सकेंगे क्या रेंजेस हैं, तो ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन में डाल दूंगा टेस्ट के। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि सॉइल साइंस से है, कि यहाँ पे पूछा गया कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ह्यूमस कौन से सॉइल में कंटेंट है, सॉइल में उपस्थित होता है। तो मैंने दोनों के रेफरेंसेस डाल दिए हैं, जैसे कि ये रेफरेंस है आपका फैक्ट फॉर कंपटीशन का, और ये रेफरेंस है माली सर के बुक का। तो यहाँ पे सिंपल बता दें कि भाई पेट सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर 50% ज़्यादा होता है, तो हाईएस्ट ऑर्गेनिक मैटर इसमें मिल रहा है। और अगर इसमें देखते हैं रेफरेंस के रूप में, तो पेटी सॉइल आर फाउंड स्कैटर्ड इन केरला, नॉर्थ बिहार एंड नॉर्थ यूपी, हैव डेवलप्ड ह्यूमिड रीजन
टू रिजल्ट द एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर जहाँ पे ज़्यादा है वो है आपका पेटी सॉइल, और ये हमने आप यहाँ पे भी देख लिया 50% से भी ज़्यादा यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे दैट वर्ड के रूप में बता दिए। बस थोड़ा सा आइडिया लग गया आपको ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर किस में ज़्यादा पाया जाता है, आपका पेटी सॉइल। ठीक है, सॉइल साइंस में आपका 6वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई थिंक ये हो चुका क्या, हाँ अभी देखा हमने, सॉरी 6वां क्वेश्चन ये मान के चलो लोम सॉइल का कैरेक्टर्स दिया गया है कि भाई बताइए क्या है। तो यहाँ पे डायरेक्टली डेफिनेशन पढ़ेंगे लोम सॉइल का, जो आपकी बुक है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस माली सर की। बी डिफाइंड एज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स दैट एग्जिबिट द प्रोपोर्शन ऑफ दोज सेपरेट्स इन अबाउट टू इक्वल प्रोपोर्शन। बस सेम डेफिनेशन है लोम सॉइल का, उसके बारे में क्वेश्चन था। यही ऑप्शन में यही दिया था ना कि इक्वल प्रोपोर्शन में होता है सैंड, सिल्ट एंड क्ले, उसी के बारे में। ठीक है, ऑप्शन मतलब पेज नंबर 60 पे आगे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये 7th है, 6वां क्वेश्चन था जो कि आपके सॉइल साइंस में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज एंजाइम एक्टिवेशन एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये है आपका जिंक, इसके बारे में आप पढ़ेंगे इसका रोल तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन मुझे मिले सॉइल साइंस से। अब हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन जो है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे कि आपको डायरेक्टली, हालांकि कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली वैरायटी से पूछे गए थे, लेकिन जो क्वेश्चन आए हैं लाइक जिस तरीके से कनेक्ट किया हुआ एग्जामिनर ने, थोड़ा सा मतलब कि कन्फ्यूजिंग थे। लाइक इसमें क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन इन KGY टू स्टॉप द स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटोज एंड रिड्यूस द सोलोनी प्रोडक्शन। अब देखो पोटैटो डालने का क्या मकसद है, बस आपको वहाँ पे गुमराह करना है। पोटैटो से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको इरेडिएशन का मतलब पता होगा तो आपको पोटैटो से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके रूप में आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इसका अमाउंट इस्तेमाल करते हैं फॉर द लो, अगर हम लो डोज ऑफ इरेडिएशन देते हैं लगभग 0 मतलब 1 से कम हो, तो क्या कर देता है कि सेलुलर एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब कर देता है। पहली बात तो ये समझना होगा कि इरेडिएशन होता क्या है। अगर इसका हम लो अमाउंट देते हैं तो सबसे पहले एक सेलुलर एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करता है, और ये रोकता है किसको, स्प्राउटिंग ऑफ द ट्यूबर, बल्ब एंड रूट। समझ रहे हैं। तो ये जो कटिंग मैंने डाला हुआ है, जो आपकी फेमस किताब है ग्लाउस्टस, तो उसके पेज नंबर 533 भी आके देखेंगे, तो रेडिएशन के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। तो इसको मेज़र कैसे करते हैं कि किलोग्राम में, और अगर हम इसका लो अमाउंट इस्तेमाल करते हैं मतलब 1 से कम 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, तो ये सेलुलर एक्टिविटीज़ को डिसरप्ट कर देता है टोटली, और जो आपके ट्यूबर्स हैं, बल्ब हैं, रूट्स हैं, उनको स्टॉप कर देता है, स्प्राउटिंग को स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो बस ये आपको हिंट लेना था और आपका क्वेश्चन आपका आसान बन जाता। तो क्वेश्चन तो भैया फंसाएंगे ही फंसाएंगे, अगर लैंग्वेज दिया है तो कॉम्प्लिकेट करना ही करना है एग्जामिनर को। तो ये आप देख सकते हैं जाके क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, मॉडिफाइड स्टेम ग्रो हॉरिजॉन्टली ऑन और बिलो द सरफेस विद द नोड्स एंड इंटरनोड्स एंड स्केयर ऑफ द लीव्स। तो जितने भी अलग अलग टर्म है ना, आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि नोड्स क्या होता है, इंटरनोड्स क्या होता है, और ज़्यादातर मॉडिफाइड स्टेम्स हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे सारे चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पे बारी बारी से आपको मिल जाएंगे। तो रनर्स, राइजोम, ट्यूबर, तो जितने भी यहाँ पे ऑप्शन थे उनके बारे में डिफरेंस आपको पता होगा, तो आप आसानी से आंसर मार्क कर ले जाते हैं। जैसे कि राइजोम इसका आंसर है, मॉडिफाइड स्टेम ऑफ सम प्लांट ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली जस्ट बिलो द ग्राउंड सरफेस, जैसे कि कन्ना हो गया, फैन हो गया, जिंजर हो गया, तो ये सब एक से एग्जाम्पल आएंगे राइजोम्स में। तो ये हॉरिजॉन्टली ग्रो होते हैं जस्ट बिलो द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल नहीं पूछे गए थे कि राइजोम का कौन सा एग्जाम्पल, डायरेक्टली राइजोम होता क्या है, अगर अब ये पता होगा। तो ये कटिंग मैंने NCERT की है, और ये है आपकी ग्लाउस्टस की। तो राइजोम के बारे में ज़्यादा डिटेल मिला नहीं था बुक में, तो मैंने यहाँ पे आपको NCERT की कटिंग डाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हॉर्टिकल्चर में पूछा गया था कि विच सिस्टम इज़ यूज फॉर ट्रेनिंग इन सीडलेस ग्रेप दैट टेक एडवांटेज ऑफ बोअर सिस्टम बट डजंट यूज इट्स डिसएडवांटेज। समझ रहे हैं। तो अगर ये लैंग्वेज रहा होगा तो थोड़ा सा घुमा दिए भाई। सबको पता है कि भाई बोअर सिस्टम जो है सीडलेस ग्रेप के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, खास करके महाराष्ट्र में बोअर सिस्टम और ट्रेली सिस्टम।
लेकिन पूछ रहे हैं कि बोअर सिस्टम का सारा इसके पास मतलब कि अच्छी अच्छी बातें सारी बातें हों लेकिन बुरी बातें उसके अंदर ना हो, एडवांटेज सारे हों लेकिन बुरी डिसएडवांटेज ना हो। तो महाराष्ट्र में हमको पता है कि बोअर सिस्टम और ट्रेलिस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि सीडलेस कमर्शियल वेराइटीज़ हैं उनके लिए। अब देखो ये बोअर सिस्टम नहीं तो एक ही बचता है आपका ट्रेलिस। अब ट्रेलिस में आपका टेलीफोनिक आता है, ठीक है, जिसमें हम जो टी शेप की राड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर हम इसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ से 3 तार बंधे होते हैं ये, और ये टी शेप का रॉड इसमें लगा होता है 3 तरीके से, और यहाँ पे आपके अंगूर लटके होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है महाराष्ट्र में, और ये आपके सारे गुण इसमें मिलते हैं। मतलब मिनी आपका बोअर सिस्टम मान लो, बोअर सिस्टम का कॉपी पेस्ट है इसमें। लेकिन इसमें ट्रेलिस में एक वाई टाइप आता है, जैसे हमने टी टेलीफोनिक टाइप देखा, टी टाइप की टी टाइप शेप की रॉड लगाते हैं, इसमें आपका वाई ट्रेलिस होता है, इसको वाई टाइप की वहाँ पे रॉड लगाते हैं, वो ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, उसमें प्रोडक्शन वगैरह बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है, इसीलिए वाई ट्रेलिस इसके ऊपर आ जाता है, यानी कि एडवांटेज भी हो डिसएडवांटेज ना हो। तो वाई ट्रेलिस का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं सीडलेस वेराइटीज़ में ग्रेप के, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज डाल दिए। क्यों भैया, क्यों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो फिग इज़ मोर ससेप्टेबल टू सन स्कैल्ड, हाउ इट कैन बी मैनेज। अब देखो क्वेश्चन फिग से ऐसा पूछ रहे हैं कि सन स्कैल्ड जो आपके डिसऑर्डर है फिग में, क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। और बाकी जो अपने मेन क्रॉप हैं, मैंगो की क्रॉस वैरायटी पूछ लिए, हाइब्रिड वैरायटीज़, एप्पल की वैरायटीज़ पूछ लिए, पपाया से आपको पूछ लिया क्वेश्चन, सिंपल। लेकिन फिग से जा रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन दे रहा है जो पढ़ा भी नहीं हो, कोई डिसऑर्डर कोई पढ़ता है, मेन चीज़ें पढ़ते हैं फिग के बारे में। तो मतलब कि अगर सब्जेक्ट को हार्ड बनाना रहेगा तो ऐसे ही बनाता है एग्जामिनर। तो आपका सन स्कैल्ड जो है आपका डिसऑर्डर है, ये, और आपका सन बर्न जो है ये भी डिसऑर्डर है। दोनों जो हैं टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन की वजह से होते हैं। सन स्कैल्ड की बात करते हैं तो एक्सटेंट मतलब कि बहुत कम ड्यूरेशन में अगर फ्लक्चुएशन हो गया टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा तो उसके बार्क में इफेक्ट पड़ता है। और सन बर्न देखते हैं तो ड्यू टू एक्सेस प्रूनिंग सीरियस प्रॉब्लम इफेक्टेड द यंग ट्रीज़। अगर ज़्यादा प्रूनिंग कर दिया आपने तो उसकी वजह से उसके बार्क पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये है कुछ रीज़न फिग के सन स्कैल्ड और सनबर्न के बारे में आपको बता दिया, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो ये मैंने हॉर्टिकल्चर के बुक जो है आपकी ग्लॉस्टस, तो उसके फिजिकल डिसऑर्डर से मैंने क्लिप यहाँ पे ऐड की है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन थे यहाँ पे देखिए। तो मशरूम को कब हार्वेस्ट किया जाता है, तो ये मशरूम वाले सब्जेक्ट में मुझे नहीं मिला है, तो मैंने आईसीआर का डाटा और डीएनयू का दोनों डाल दिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बोल रहे हैं कि जब कैप का मेजरिंग लगभग 2.5 से 4 सेंटीमीटर का हो जाता है तब इसको हम हार्वेस्टिंग करते हैं। बटन मशरूम अगर हम इसमें डीएनयू में देखते हैं तो मशरूम विथ क्लोज मेम्ब्रेन साइज डायमीटर ऑफ बटन विल बी 3 to 6 सेंटीमीटर विद द स्टेम लेंथ 2 सेंटीमीटर। तो बटन मशरूम में जो आपका बटन होता है तो उसका साइज़ लगभग 3 से 6 सेंटीमीटर हो जाता है, और जो स्टेम की लेंथ होती है 2 सेंटीमीटर की हो जाती है, तब उसका हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि 2.4 से 4 सेंटीमीटर का जब उसका कैप साइज़ हो जाता है, बटन का कैप साइज़, तो हम उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं, अगर ये ऑप्शन रहे होंगे तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर में और थे सिंपल, आपकी वैरायटी पूछी गई थी। क्रॉस रेड डिलीशियस एंड अम्बरी का क्रॉस क्या है, यहाँ पे देखिए, रेड डिलीशियस अम्बरी क्रॉस लाल अम्बरी बनता है। ये है ग्लॉस्टस की किताब, आप जाके देख सकते हैं एप्पल वाली वैरायटीज़ में। ये है आप क्वेश्चन में से, व्हाट इज जर्मिनेशन परसेंट ऑफ हाइब्रिड टोमेटो, तो ये आपका 70% टीएनयू में आपको मिल जाएगा, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। ये जर्मिनेशन परसेंटेज है, मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज है, ठीक है। मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज टोमेटो का ये है 70%। और 8वां, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है क्या, और भी क्वेश्चन है। पेरेंट ऑफ अर्का पुनीत, तो अर्का पुनीत जो वैराइटीज़ है उसका पेरेंट पूछा गया था, किसका किसका क्रॉस है ये, तो यहाँ पे देखिए ये है आपकी वैरायटी अर्का पुनीत। अल्फांसो एंड बागनपल्ली का क्रॉस, मैक्सिमम लोगों ने अपने सही ग्रेड किए होंगे इसको, ठीक है। तो ये क्लस्टर्स के आपके
08 पेज पे जाके आप देख सकते हैं। हॉर्टिकल्चर से और क्वेश्चन थे, जैसे कि पूछा गया कि टिपिकल मेल एंड फीमेल रेशियो इन द डायोसिस पपाया प्लांट। आई थिंक रेशियो पूछा गया था। रेशियो तो इजी है, इजी आप देख सकते हैं। रेशियो परसेंटेज, भाई परसेंटेज निकालना तो भाई सिंपल है। अगर 1:1 है तो 10% आप कर लो, सिंपल, ठीक है। जैसे मेल एंड फीमेल रेशियो डायोसिस वैरायटी का 1:1 है और गायनोडायोसिस का 1:2 है, तो इसके लिए पूछा गया था, तो ये 1:1। अब 10% इसके लिए मान सकते हैं। मेल का अगर सेपरेटली मेल पूछे 10%, सेपरेटली फीमेल पूछे 10%, ठीक है। तो ये बुक में आप जाके देख सकते हैं, पपाया वाला चैप्टर 140 पेज पे। क्वेश्चन 10, विच इज़ द मोस्ट नोटोरियस पेस्ट ऑफ कोल क्रॉप्स दैट ऑलमोस्ट डिफोलिएट्स द प्लांट बाय ईटिंग। तो डायमंड ब्लैक मोथ जो है कोल क्रॉप का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ये पेस्ट है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जो आपकी बुक है, इसमें अरुण कहता सर की जो बुक है, तो वहाँ से मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन हो गए, आई थिंक ये एंड है इसका। तो ये 10 काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे हॉर्टिकल्चर से, तो ऐसा मत समझना कि इस बार हॉर्टिकल्चर ज़्यादा क्वेश्चन आया तो अगले साल भी आएंगे। तो ये है पैटर्न IBPS AFO का, तो वो कभी नहीं पता चलने देते। अभी पिछले साल आप देखेंगे तो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के मिला के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए थे। आई थिंक इस बार डेयरी से एक क्वेश्चन आया था, डबल टोन मिल्क का, इसमें फैट कंटेंट पूछा गया था। तो डेयरी से क्वेश्चन तो मिस होने वाले हैं नहीं। एनिमल से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले अच्छे खासे, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी थे, उसको मैंने क्वेश्चन क्लियर किए, वो आपको तेज़ से करा देंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, और इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से चैनल पे बने रहिए। हम आपके लिए काफ़ी चीज़ें लेकर आ रहे हैं। मेंस में DG का प्रोग्राम, मतलब कि वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द मेंस एग्ज़ाम। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपना कोई फीडबैक वगैरह हो आप डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, हमें आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं @1dvimal, आपको वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए धन्यवाद।